हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 के फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 0 शुरुआती चैप्टर, जिसको चैप्टर नंबर 0 के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें फिजिकल वर्ल्ड जो 0 चैप्टर का हमारा टॉपिक है, फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत, जिसके बारे में हम लोग पूरी थियरी और पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए थे। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में जो मेन फोर्सेस होते हैं, प्रकृति के जो मूल बल क्या होते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर बलों के एकीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर फिजिक्स का कार्यक्षेत्र क्या है, फिजिक्स के कार्यक्षेत्र के 2 बिंदुओं स्थूल और सूक्ष्म बारे में हमने अध्ययन किया था। स्थूल कार्यक्षेत्र के अंतर्गत फिजिक्स के कौन कौन से विषय आते हैं और सूक्ष्म विद्युत भौतिकी के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं, वो सब हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इस चैप्टर की प्रश्नावली, जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसको हमने आपको बता दिया था, E बराबर mc², इज इक्वल टू mc² हमारा आंसर है, जिसमें E एनर्जी होती है, m वस्तु का मास होता है और c होती है स्पीड ऑफ लाइट। हमने बताया था आइंस्टीन साहब का ये इक्वेशन आइंस्टीन ने तमाम प्रयोगों और तमाम अनुभवों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला। पहले ऐसा माना जाता था कि एनर्जी अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया और बताया कि यही वो फार्मूला है जिससे हम एनर्जी को मास में, द्रव्यमान में, ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये इनका इक्वेशन है, इज इक्वल टू mc²। फिर दूसरा प्रश्न हमारा, भौतिकी के कार्यक्षेत्र के मूलतः कितने भाग हैं। तो हमने आपको डिस्कस किया था, इसके 2 भाग हैं। एक स्थूल कार्यक्षेत्र, स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। तो हमारे फिजिक्स के 2 कार्यक्षेत्र हैं, स्थूल कार्यक्षेत्र और सूक्ष्म कार्यक्षेत्र। स्थूल कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भौतिकी के 2 उपविषयों के नाम लिखिए। तो हमने आपको डिस्कस सब कर दिया था कि स्थूल कार्यक्षेत्र में 5-6 मुख्य रूप से विषय आते हैं। इसमें आपको 2 का नाम लिखना है, तो 2 को ही आप नाम लिख देंगे। एक आप मैकेनिक्स दे सकते हैं, यांत्रिकी हो गया, फिर आप उष्मागतिकी दे सकते हैं, प्रकाश दे सकते हैं। तो तमाम सारे विषय हैं, आप उनको लिख सकते हैं। चौथा सवाल हमारा है, सूक्ष्म कार्यक्षेत्र के 2 उपविषय का नाम। तो सूक्ष्म कार्यक्षेत्र में हमने आपको 2 विषय बताया था। एक बताया था एटॉमिक फिजिक्स और एक न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। अगला प्रश्न है, चिर सम्मत भौतिकी के आधार पर किस कार्यक्षेत्र की व्याख्या संभव है। तो चिर सम्मत का मतलब जो पुरानी हमारी फिजिक्स है, जिसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग स्थूल कार्यक्षेत्र का अध्ययन करते हैं। स्थूल का, इसका उत्तर है स्थूल कार्यक्षेत्र। और जो मॉडर्न हमारा फिजिक्स है, जो करंट टाइम का फिजिक्स चल रहा है, वो हमारा सूक्ष्म कार्यक्षेत्र पर उसको डेवलप किया गया, उसको बनाया गया है। जबकि जो पुरानी फिजिक्स चली आ रही है, चिर सम्मत का मतलब जो प्राचीन कालों से चली आ रही है, वो हमारा स्थूल के कार्यक्षेत्र का अध्ययन करती है। अगला है, सूक्ष्म कार्यक्षेत्र की परिघटनाओं की व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा होती है। जो सूक्ष्म कार्यक्षेत्र है, उसके जो भी परिघटनाएं हैं, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उसका अध्ययन हम किस कार्यक्षेत्र में करते हैं, और किस कार्यक्षेत्र में, बल्कि किस सिद्धांत के द्वारा होती है। तो ये होती है क्वांटम सिद्धांत के द्वारा। कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत। तो इसका उत्तर है क्वांटम सिद्धांत। धीरे धीरे आप जब चैप्टरों को पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी, अभी तो आपको सिर्फ परिचय कराया जा रहा है। तो इसका उत्तर है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। अब आइए, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न भौतिक विदों का प्रमुख आविष्कार तथा नाम लिखिए। सब जीके के क्वेश्चंस हैं, जो जीके के जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो आप जानते भी हैं न्यूटन साहब के बारे में कि न्यूटन साहब जो आविष्कार किए थे वो गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन साहब का है गुरुत्वाकर्षण नियम।
गुरुत्वाकर्षण नियम की ये खोज किए थे, तो इनका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। हाइगेंस आप बताए थे कि प्रकाश जो है तरंग की तरह होता है, यानी प्रकाश का तरंग सिद्धांत इनका है। प्रकाश को इन्होंने तरंग के रूप में माना था, तो ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसकी इन्होंने खोज किया था। और इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है किसी माध्यम में तरंगों के रूप में चलता है। अगला प्लांक साहब का सिद्धांत है क्वांटम सिद्धांत। यही क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, तो प्लांक साहब का सिद्धांत है क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम प्रिंसिपल। इनका सिद्धांत था क्वांटम सिद्धांत। डी ब्रोगली साहब आए और डी ब्रोगली साहब का जो आविष्कार था, इन्होंने द्रव्य तरंगों की खोज किया था। द्रव्य को तरंग माने थे, द्रव्य की तरंग प्रकृति इसको कहा लिया जाए। द्रव्य को इन्होंने तरंग की प्रकृति कहा था कि द्रव्य तरंगों के रूप में भी पाई जाती है। ये द्रव्य की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ मैटर। मैक्सवेल साहब थे, इन्होंने विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत की खोज किया था। विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत, तो विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत की खोज मैक्सवेल साहब ने किया था। और अंतिम हमारा हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग आपने पढ़ा भी है, छोटी कक्षाओं में भी चर्चाएं हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। चलिए इसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वां हमारा प्रश्न है, इसको मिलान करना, मैचिंग करानी है, कौन किससे मैच करेगा। तो इसमें पहला वैज्ञानिक का नाम है सीवी रमन। और सीवी रमन का क्या आविष्कार था, यही प्रश्न नंबर 7 की तरह से भी है। तो सीवी रमन के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि इनको सन 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। और इनको जिस भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो इसलिए मिला था कि इन्होंने अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के बारे में बताया था। ये बताए थे कि अणुओं के द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। तो इनका जो उत्तर होगा वो 1 का डी होगा, यानी 1 का ये डी होगा। फिर एस चंद्रशेखर साहब ने बताया था तारों की संरचना के बारे में। एस चंद्रशेखर साहब तारों की संरचना के बारे में डिस्कस किए थे। तो इनका जो यूज है वो तारों की संरचना। जगदीश चंद्र बोस साहब बताए थे बेतार संचार के बारे में। बिना तार का संचार, जैसे जो आज मोबाइल जितने भी चीज़ें चल रही हैं, मोबाइल, इंटरनेट, यही सब जो है बेतार संचार इसको कहते हैं। वायरलेस, इसको इंग्लिश में वायरलेस सिस्टम बोला जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये जगदीश चंद्र बोस की देन है, जो बेतार संचार के बारे में बताए थे। तो यहाँ हम 3 लिख दे रहे हैं, जगदीश चंद्र बोस। फिर होमी जहांगीर भाभा बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे। होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया था, कॉस्मिक विकिरण के बारे में। और ये सत्येंद्र नाथ बोस जी ये रिलेट करते हैं क्वांटम सांख्यिकी से। तो ये क्वांटम सांख्यिकी, जिसको अब मैच करा देंगे। उसके बाद आइए 9वें प्रश्न आते हैं। सब जीके, जनरल साइंस के जीके के क्वेश्चंस हैं, इसको आप वैसे भी जानते हैं, कोई नई चीज़ें नहीं है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक का नाम, इन्हें किस वर्ष तथा किस आविष्कार के लिए पुरस्कार मिला। तो ये था, इनका नाम था सीवी रमन। अभी हम लोग चर्चा की है, सीवी रमन साहब थे। 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार इनको मिला था प्रकाश का प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है प्रकीर्णित होता है, और उसी के आधार पर इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एल्बर्ट आइंस्टीन को उन्हें किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन साहब जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में इन्होंने सर्च किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला प्रश्न हमारा है,
और एल्बर्ट आइंस्टीन साहब को इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना का इन्होंने खोज किया था, जिस पर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, द्रव्यमान ऊर्जा समतुलता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो अभी हम आपको बताया भी है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुलता ये पहला आइंस्टीन साहब बताए थे। इन्होंने कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान, यानी ऊर्जा द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है, द्रव्यमान ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही द्रव्यमान है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुलता का सिद्धांत। तो ये जो है आइंस्टीन साहब बताए थे, आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेसिफिक थियरी ऑफ रिलेटिविटी इन्हीं का है, आइंस्टीन साहब का भी, ये भी आइंस्टीन साहब ही है, आइंस्टीन। प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मूल बलों के नाम बताइए। तो हमने आपको चैप्टर डिस्कस करते इसमें बताया था कि वो 4 जो मूल बल होते हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको या फिजी कहा दिया जाए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर होता है इलेक्ट्रिक, विद्युत चुंबकत्व बल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। फिर होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स न्यूक्लियर। और एक होता है वीक फोर्स, फोर्स वीक। ये सब हमने आपको डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकत्व बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकत्व बल, नाभिकीय बल और दुर्बल बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे 4 बल हैं। कौन से मूल बल दीर्घपरासी होते हैं? तो दीर्घपरास वाले हमारे 2 फोर्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब अगर 2 बॉडी बहुत दूर स्थित है तब भी ये फोर्स काम करता है। तो दीर्घपरासी इसमें से 2 हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद अगला आइटम है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण तथा विद्युत चुंबकीय बलों में कौन सा प्रबल है? पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, ये पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। चूंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत अधिक है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो उत्तर होता है, इसका फार्मूला होता है G m1m2/r²। चूँकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी बहुत बड़ी है तो उसका मास बहुत बड़ा है, चंद्रमा भी बड़ा है, उसका भी मास ज़्यादा है। तो इन दोनों का मास ज़्यादा होने के कारण इनके बीच जो फोर्स लगता है ये बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। आप जानते भी हैं पृथ्वी को शून्य विभव माना जाता है, यानी इसके चार्ज को एक तरह से हम लोग निरावेशित मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगभग 0 के बराबर होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा होता है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की ही देन है। तो इसमें हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, प्रबल होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल कम होता है। अगला आइटम है, भौतिकी की परिघटनाओं में संरक्षित रहने वाली 4 राशियों का नाम बताइए। यानी फिजिक्स में वो कौन सी 4 राशियाँ हैं जिनका परिमाण कभी चेंज नहीं होता है, वो जितनी हैं उतनी ही क्वांटिटी में बनी रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। तो हमने इसको डिस्कस किया था थियरी में। वो 4 राशियाँ हैं, ऊर्जा, आवेश, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग। ऊर्जा, आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है। ऊर्जा, आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। तो ये 4 चीजें कांस्टेंट रहती हैं, ये कभी चेंज, ये कभी कम या ज़्यादा नहीं होती हैं, इनका परिमाण स्थिर रहता है। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, जैसे एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। रेखीय संवेग में हमारा चेंज होता है, कोणीय संवेग भी चेंज होता है। तो ये एक रूप से दूसरे रूप में 4 चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन इनका परिमाण अच्छा रहता है। ये 4 चीज़ें हैं जिनका नाम हमको बताना था। देखिए, लघुत्तरी प्रश्नों को हमने कर दिया। तार्किक योग्यता परीक्षण पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो हम लोग करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, एक पुस्तक मेज पर रखी है,
दो क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। मेज द्वारा पुस्तक पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण एवं विद्युत चुंबकीय बल में से कौन सा बल अधिक प्रबल है। तो ये आपका मेज है, मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है। तो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल में पूछ रहा कौन सा अधिक प्रबल है। चूंकि मेज और पुस्तक दोनों सटी हुई है, तो जो इस पर हमको इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, ये सूत्र होता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। चूँकि आर की वैल्यू दोनों पुस्तक और मेज सटे हुए हैं, तो आर की वैल्यू तरह से 0 है। तो जब 0 से हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो जो फोर्स की वैल्यू आती है वो अनंत आती है, यानी फोर्स बहुत बड़ा फोर्स। अनंत का मतलब बहुत बड़ा। तो जो हमारा विद्युत चुंबकत्व बल होगा ये बहुत ज़्यादा होगा। जबकि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो मास पर डिपेंड करता है, Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो दूरी तो यहाँ भी 0 है, लेकिन ये मास पर डिपेंड करता है और ये इसका मास अपने आप में बहुत कम है। पुस्तक का मास बहुत कम होता है, मेज का भी मास बहुत कम होता है। तो इसलिए ये फोर्स हमारा एक तरह से नगण्य होगा, जबकि ये फोर्स हमारा बहुत बड़ा होगा। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा कि विद्युत चुंबकत्व बल सबसे अधिक प्रबल होगा। दूसरा है, यदि पुस्तक मेज से थोड़ा ऊपर हवा में हो तब कौन सी घटना होगी। तो ये हमारा मेज है और पुस्तक को हम हवा में थोड़ा ऊपर कर दिए, यहाँ पुस्तक आ गया। तो अब कौन सी घटना होगी। तो अब गुरुत्वाकर्षण बल ही इसका जो प्रभाव होगा वो पृथ्वी से काम करेगा। पृथ्वी हमारी पृथ्वी है, बहुत बड़ी होती है, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अब इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू। चूँकि आप भी जानते हैं कि जब भी कोई चीज़, हल्की भी चीज़ हो, अगर उसको ऐसे छोड़ा जाए तो नीचे की ओर गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो जब वस्तु हवा में होगी तो एक इसका मास और एक पृथ्वी का मास, पृथ्वी का मास चूँकि बहुत बड़ा है इसलिए फोर्स का मान, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस केस में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, विद्युत चुंबकत्व फोर्स ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच कार्यरत विद्युत चुंबकीय एवं गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा बल अधिक प्रबल होगा। तो अब दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है। इस तरह का हमने आपको डिस्कस भी किया था। दो प्रोटॉन कुछ दूरी पर हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक क्या होगा और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है 9। हमने आपको लेक्चर में ही बताया था, क्योंकि आप ये इंटर में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत झलक दिया था इसको, पुनः मैं बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ Q1 होता है इसका चार्ज, Q2 होता है इसका चार्ज, पहले का चार्ज दूसरे का चार्ज। क्या चार्ज इन दोनों पर अलग अलग है वो यहाँ हम लोग पुटअप करते हैं, और इसके बीच की दूरी क्या आर स्क्वायर। और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अगर ये प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। तो Q1 Q2 हम ऐसे पुटअप कर देंगे -19, और नीचे डिस्टेंस जो भी हो आर का स्क्वायर। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो फार्मूला होता है Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो नीचे तो आर स्क्वायर इसमें भी रहेगा। G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, ये होती है 6.67 × 10⁻11। m1 का मान हो जाएगा प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 होता है, और यही चीज़ दोबारा होगा 1.67 × 10⁻27। तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी जबकि ये वैल्यू छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो -19 -9 -38 और -38 8 + 9 यानी -29 पावर होगा। और यहाँ ध्यान दीजिए तो ये माइनस 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 है, -27 -54, और ये 11 इसमें प्लस करेंगे तो 65, यानी यहाँ निगेटिव का पावर 65 लगभग होगा, और यहाँ निगेटिव का पावर 29 हो रहा है। तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी बहुत बड़ी होगी। तो प्रोटॉन चूँकि आवेशित कण है, इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। ये फार्मूला हमारा बता रहा है। तो फार्मूले से ही हमारा स्पष्ट है
इसको हम यहाँ लिख देते हैं चूँकि दिखाई नहीं दे रहा है। के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये होता है Gm1 M2 अपन आर स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 का मान प्रोटॉन का आवेश ये Q1 है, Q2 इतना होगा 1.6 × 10⁻19 अपन आर स्क्वायर। और Fg की वैल्यू लिखेंगे तो ये होता है Fg ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होता है Gm1 M2 अपन आर स्क्वायर। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 और दूसरा भी प्रोटॉन है तो 1.67 × 10⁻27 अपन आर स्क्वायर। तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, देखने से ही लग रहा है -19 -38 और 9 को इसमें माइनस करेंगे तो ये -29 पावर के करीब आएगा। आए हमारा 27, 27, 54 और 11, 65 पावर -65 पावर। तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो रही है, ये वैल्यू बड़ी हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे सवाल पर। नाभिक के भीतर स्थित दो निकटतम प्रोटॉनों के बीच कार्यरत कौन सा मूल बल सबसे अधिक प्रबल है? तो नाभिक के भीतर जो कहानी होती है और प्रोटॉन के जो निकट प्रोटॉन होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और ये बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वैल्यू बहुत अधिक होती है। इसको हम लोग नाभिकीय बल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा बल? तो इसको हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाम सिर्फ बताना है नाभिकीय बल, यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के बीच जो फोर्स काम करता है इसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको नाभिकीय बल कहते हैं। तो इस सवाल का हमारा यही आंसर है। इसके बाद हम लोग किताब में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप सेल्फ हल करेंगे। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, जिसका उत्तर आप नहीं जान पाएंगे, वो आप हमसे बात करेंगे फ़ोन के माध्यम से, जैसे भी व्हाट्सएप के माध्यम से, उसको बाद में डिस्कस कर दिया जाएगा, तो उसको आप करेंगे। ये टॉपिक हमारा आज समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नंबर 1 विमीय विश्लेषण के बारे में और मात्रकों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।